हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन शॉट डिफेंस एकेडमी अगेन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इंडियन पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने टाइप के शेड्यूल्स है, कितने टाइप के पार्ट्स है, कौन सा शेड्यूल किसके बारे में डील करता है, कौन सा पार्ट किसके बारे में डील करता है। यहाँ से अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के देखें तो यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे हमारे जो शेड्यूल्ड एरिया है या ट्राइबल जो एरिया है हमारा, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन से शेड्यूल के अंडर होता है, या फिर पूछ लिया जाएगा कि हमारे जो लैंग्वेज है इंडिया में, तो वो लैंग्वेज कौन से शेड्यूल के अंडर आती है। इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट अक्सर पूछ लिए जाते हैं, और अगर आपको उस चीज़ के बारे में पता होगा तो ही आप वो कर पाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अगर शेड्यूल्स के बारे में हम देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स होते क्या है, तो शेड्यूल्स आर बेसिकली टेबल्स व्हिच कंटेन्स एडिशनल डिटेल्स नॉट मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स। यानी जो हमारे शेड्यूल है उसमें वो डिटेल्स होती है जो हमारे आर्टिकल्स में नहीं होती है। जो हमारे जैसे हमारे जो संविधान है उसमें हमने पढ़ा है कि उसमें काफ़ी सारे अनुच्छेद होते हैं, तो उन आर्टिकल्स में जो चीज़ नहीं है वो चीज़ हमारे शेड्यूल्स में मिलती है। तो एडिशनल डिटेल्स होती है ये। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 1950 में, तो उस टाइम पे हमारे शेड्यूल में टोटल 8 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 8 शेड्यूल थे। लेकिन उसके बाद डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के बाद जो हमारे 8 शेड्यूल थे उसको 8 से बढ़ा के 12 कर दिया गया था। तो एट प्रेजेंट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अगर पूछ लिया जाए कि कितने शेड्यूल्स हैं, तो वहाँ पे 12 शेड्यूल्स अभी हैं हमारे पास। अब फर्स्ट शेड्यूल क्या होता है, तो फर्स्ट शेड्यूल होता है, फर्स्ट शेड्यूल डील करता है हमारे नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। यानी जितने भी हमारे स्टेट हैं उनके क्या क्या नाम होंगे और उनका टेरिटोरियल एरिया कितना होगा, इस बारे में डील करता है हमारा फर्स्ट शेड्यूल। इसी के साथ हमारा फर्स्ट शेड्यूल डील करता है नेम्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। यानी जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे दिल्ली है, फिर हमारा चंडीगढ़ है, तो ये सभी का कितना एरिया होगा, इनका क्या नाम होगा और इनका एरिया कहाँ तक का होगा, इस चीज़ के बारे में डील करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट शेड्यूल। फिर हमारा सेकंड शेड्यूल है वो किसके बारे में डील करता है, तो हमारा सेकंड शेड्यूल है वो डील करता है सैलरीज, अलाउंस और कितनी प्रिविलेज मिलती है कुछ लोगों को, उसके बारे में डील करता है। और वो कुछ लोगों में होते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे गवर्नर ऑफ स्टेट्स, फिर जो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा है, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। फिर जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं उनके बारे में, और लास्ट में जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उनके बारे में डील करने का काम हमारे सेकंड शेड्यूल के अंदर होता है। अब हमारा थर्ड शेड्यूल है वो किसके बारे में डील करता है, तो हमारा थर्ड शेड्यूल डील करता है कितने टाइप्स की हमारे पास ओथ्स होती है, तो उसके बारे में डील करने का काम हमारा थर्ड शेड्यूल का होता है। तो किन किन की ओथ्स के बारे में डील करता है वो, तो सबसे पहले हमारे यूनियन मिनिस्टर्स के बारे में डील करता है कि उनके किस टाइप्स की ओथ होंगी, उसके बारे में डील करता है। फिर हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो पार्लियामेंट की इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं उनके बारे में डील करता है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के बारे में डील करता है। हमारे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में डील करता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के जो ओथ होते हैं उनके बारे में डील करता है। फिर जो स्टेट मिनिस्टर है उसके बारे में डील करने का काम हमारे थर्ड शेड्यूल के अंडर बता। हमारे जो स्टेट मिनिस्टर्स हैं, तो उसके बाद जो हमारे कैंडिडेट्स फॉर द इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के लिए है, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है, एंड जो हमारे हाई कोर्ट्स के जज है उनके बारे में भी, उनकी ओथ के बारे में भी डील करता है हमारा थर्ड शेड्यूल। फिर उसके बाद आता है हमारा फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल डील करता है हमारे जितने भी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज है, तो उनको राज्यसभा में कितनी सीट मिलेगी, इसके बारे में डील करता है हमारा फोर्थ शेड्यूल। तो एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछते हैं जितने भी सीट्स हैं उनको स्टेट और यूनियन टेरिटरी में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी कौन से स्टेट को राज्यसभा में कितनी सीट मिलेगी और कौन से यूनियन टेरिटरी को हमारे राज्यसभा में कितनी सीट मिलेगी, इसके बारे में भी हमारा जो फोर्थ शेड्यूल है वो बात करता है इसके बारे में। देन हमारा जो फिफ्थ शेड्यूल आता है वो किसके बारे में करता है, तो फिफ्थ शेड्यूल डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स।
जो हमारे शेड्यूल्ड एरियाज है हमारे इंडिया में, उसके साथ ही हमारे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, उनका कंट्रोल कैसे होगा, उस चीज़ के बारे में डील करना है हमारा 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारा 6th शेड्यूल है वो किसके बारे में डील करता है, तो 6th शेड्यूल डील्स विद द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय। ठीक है, तो हमारे जो 4 स्टेट्स हैं, ट्राइबल स्टेट्स हैं, जो आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होगा वो हमारे 6th शेड्यूल के अंदर बताया गया है। 7th शेड्यूल में हमारा बताया है कि जो पावर्स होगी उनका डिस्ट्रीब्यूशन हमारे यूनियन और स्टेट्स में किस तरह से होगा, यानी जो हमारा सेंटर है उसके पास कितनी पावर्स होंगी और जो स्टेट है उसके पास कितनी पावर्स होंगी। तो इस चीज़ के बारे में हमारा 7th शेड्यूल डील करता है। इसके अंदर होता है हमारा जो यूनियन लिस्ट है, उसके बाद स्टेट लिस्ट होती है, फिर एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। जो यूनियन लिस्ट होगी उसमें देखते हैं कि हमारे सेंटर के पास कितनी पावर्स है और उसमें हमारा जो स्टेट है वो कोई दखल नहीं दे सकेगा। सेम तरीके से जो हमारा स्टेट लिस्ट है उसमें हमारा सेंटर कोई दखल नहीं देता है, और जो 3rd लिस्ट है जो जिसको हम कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं उसमें स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर काम करते हैं। तो एट प्रेजेंट जो हमारी यूनियन लिस्ट है उसमें 98 सब्जेक्ट है, जो ओरिजिनली 97 थे। हमारे जो स्टेट लिस्ट है उसमें अभी 59 सब्जेक्ट है, जो ओरिजिनली 66 थे, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें 52 सब्जेक्ट हैं, जो ओरिजिनली 47 होते थे। इसके बाद हमारा जो 8th शेड्यूल है वो किसके बारे में डील करता है, तो हमारा 8th शेड्यूल डील करता है कि हमारे जो इंडिया है वहाँ पे कितने टाइप की रीजनल लैंग्वेज पाई जाती है। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेज ऐसी बताई गई थी जो रीजनल लैंग्वेज थी, लेकिन धीरे धीरे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते गए और हमारे जितने भी जो पार्लियामेंट के मेंबर्स थे उनको लगता गया कि ये लैंग्वेज भी हमारे पार्लियामेंट में ऐड होनी चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ ऐड होनी चाहिए। तो उस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते रहे और वो 14 से बढ़ के अभी 22 हो गए हैं। तो देखते हैं कि वो कौन कौन सी लैंग्वेज है जो ऐड हुई थी। तो लैंग्वेज के बारे में हम देखते हैं तो सबसे पहले आसामी है, फिर बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, संथली है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है। तो ये हमारे पास अभी टोटल 22 लैंग्वेज है, जिसमें जो सिंधी है वो ऐड करी गई थी बाय 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967। जो 21वां संवैधानिक संशोधन था 1967 का, उसके अंडर सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था। जो 71st अमेंडमेंट एक्ट था 1992 का, यानी जो 1992 का 71वां संवैधानिक संशोधन था उसके अंडर कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली ये 3 लैंग्वेज ऐड करी गई थी। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 था, जिसको 92 संवैधानिक संशोधन बोलते हैं, उसमें 4 लैंग्वेज ऐड करी गई थी, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली लैंग्वेज ऐड करी गई थी। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 था, यानी 2011 का जो 96वां संवैधानिक संशोधन था, उसमें जो ओरिया था, ओरिया लैंग्वेज को चेंज करके उड़िया लिखा गया था। शेड्यूल है वो किसके बारे में डील करता है, तो 9th शेड्यूल हमारा डील करता है विद द एक्ट्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विद द लैंडिंग रिफॉर्म्स एंड एबोलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम एंड ऑफ द पार्लियामेंट डीलिंग विद द अदर मैटर्स। यानी जो हमारा जमींदारी सिस्टम है और कुछ पार्लियामेंट के अदर मैटर्स है उनके बारे में हमारा 9th शेड्यूल डील करता है। और ये शेड्यूल ऐड किया गया था बाय 1st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। जो हमारा 10th शेड्यूल है वो बताता है प्रोविजंस रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। दिस schedule was added by 52nd Amendment Act of 1985, also known as Anti-Defection Law। यानी कि जो हमारा 10वां जो शेड्यूल है वो कब ऐड किया गया था, वो ऐड किया गया था बाय 52nd Amendment Act of 1985, और इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं, यानी दल बदल कानून।
तो दल बदल कानून के अंदर होता है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर है या कोई पार्लियामेंट है तो उसके जो भी मेंबर है अगर वो दल बदल करते हैं, जैसे कि कोई बीजेपी का मेंबर है और वो अभी पार्लियामेंट में वो एक मेंबर बन चुका है, यानी वो एक एमपी बन चुका है, या फिर अगर स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो वो एक एमएलए बन चुका है अभी, और एमएलए बनने के बाद अगर वो अपनी पार्टी चेंज कर लेता है तो पार्टी चेंज करने के साथ ही जो उसकी मेंबरशिप है वो भी कैंसिल कर दी जाएगी, क्योंकि उसने अपनी पार्टी चेंज कर ली है। ठीक है, तो ये हमारा 10th शेड्यूल के अंदर बताया गया है जो 1985 में ऐड किया गया था। देन जो 11th शेड्यूल है वो किसके बारे में डील करता है, तो 11th शेड्यूल डील करता है जो पावर्स है, अथॉरिटीज है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पंचायत। जो हमारी पंचायत है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटी और पावर्स क्या क्या है, ये हमारा 11th शेड्यूल में बताया गया है। इसके पास 29 मैटर्स होते हैं जिन पे वो डील करता है, और 11th शेड्यूल को 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के अंदर ऐड करा गया था। जो 12th शेड्यूल है हमारा, 12th शेड्यूल है वो डील करता है हमारा पावर्स, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपैलिटीज है, उनकी क्या क्या पावर्स होंगी, कितने उनकी अथॉरिटी होगी और क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, ये सब चीज़ें हमारे 12वें जो शेड्यूल है उसके अंदर बताई गई हैं। और इसके अंदर 18 मैटर्स है, यानी 18 सब्जेक्ट पे वो अपने डील कर सकता है, और ये 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 में ही बताया गया था। अब देखते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स होते हैं। तो 22 पार्ट होते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं। और कौन सा पार्ट किसके बारे में डील करता है वो अभी देखते हैं। तो पार्ट 1 है वो हमारे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में डील करता है। यूनियन यहाँ पे है, यूनियन का मतलब हमारा कंट्री है, यानी द यूनियन ऑफ इंडिया, और उसकी टेरिटरीज जैसे जितने भी स्टेट है और यूनियन टेरिटरीज हैं, उस चीज़ों के बारे में डील करता है हमारा पार्ट 1। ये आर्टिकल 1 से 4 के बारे में डील करता है, यानी आर्टिकल 1 to 4 जितने भी आर्टिकल है वो पार्ट 1 के अंदर आते हैं, और ये डील करता है हमारे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। सेकंड जो हमारा पार्ट है वो हमारे आर्टिकल 5 से 11 तक डील करता है, और ये हमारे सिटीजनशिप के बारे में डील करता है कि इंडिया में कितने टाइप की सिटीजनशिप होंगी, उसके बारे में डील करने का काम हमारा पार्ट 2 का होता है। उसके बाद पार्ट 3 है जो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में डील करता है, जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में डील करता है। ये अभी हम आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं, कौन सा किस टाइप का होता है, किसके अंदर क्या राइट होता है, वो सब चीज़ें हम आने वाले लेक्चर्स में अभी पढ़ेंगे। जो हमारा 4th पार्ट है वो आर्टिकल 36 से 51 के बीच डील करता है, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी बोलते हैं, यानी डीपीएसपी बोलते हैं। तो ये चीज ये हमारे पार्ट 4 के अंदर आता है। देन जो हमारा पार्ट 4A है वो आर्टिकल 51A के अंदर है, और इसमें हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताई गई है कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य है वो क्या क्या होंगे, उन सब चीज़ों के बारे में हमारा पार्ट 4A बताएगा। फिर पार्ट 5 है, पार्ट 5 हमारा आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 के बारे में डील करेगा, जो हमारा यूनियन के बारे में डील करता है। देन जो हमारा पार्ट 6 है वो डील करेगा आर्टिकल 152 से 237 के बारे में, और ये स्टेट्स के बारे में डील करेगा, यानी हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं उसके बारे में डील करने का काम हमारे पार्ट 6 के अंदर आता है। हमारा जो पार्ट 7 है वो डील करता है स्टेट्स इन द बी पार्ट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल रिपील्ड बाय 7th अमेंडमेंट एक्ट, यानी जो पार्ट ये हमारा पहले था, जो पार्ट बी पार्ट है उसके बारे में डील करता था, उसके स्टेट्स के बारे में, और इसको रिपील किया गया बाय 7th अमेंडमेंट एक्ट। हमारा जो पार्ट 8 है वो आर्टिकल 239 से आर्टिकल 242 के बीच में डील करता है, जो डील करता है द यूनियन टेरिटरीज के बारे में। देन पार्ट 9 है वो हमारा पंचायत के बारे में डील करता है, और आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243O इसके बारे में डील करते हैं। फिर पार्ट 9A आता है
जो म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में डील करेगा, और ये आर्टिकल 233 से 233 के बारे में डील करेगा। फिर आर्टिकल 9B पार्ट 9B है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में डील करेगा, और इसका जिक्र 243GH से 243GT आर्टिकल तक है। फिर जो हमारा पार्ट 10 है वो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में डील करेगा, और आर्टिकल 244 से आर्टिकल 244A इस चीज के बारे में डील करते हैं। फिर हमारा पार्ट 11 है। पार्ट 11 हमारा डील करता है विद रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, यानी जो हमारा यूनियन है, यूनियन ऑफ इंडिया, और जितने स्टेट्स है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगी, वो हमारा पार्ट 11 डील करता है। और आर्टिकल 245 से आर्टिकल 263 इस चीज के बारे में बताते हैं। पार्ट 12 है वो फाइनेंस, प्रॉपर्टीज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स के बारे में डील करेगा, और इसके बारे में हमारा आर्टिकल 264 से 300A इसके बारे में डील करता है। जो पार्ट 13 है वो ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में डील करेगा, और आर्टिकल 301 से 307 इस चीज के बारे में डील करते हैं। फिर जो हमारा पार्ट 14 है वो डील करता है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, यानी जो यूनियन है और स्टेट है उसके अंदर जो सर्विसेज होंगी, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस है, और स्टेट पुलिस सर्विस होती है, उस चीज़ों के बारे में डील करने का काम हमारे पार्ट 14 के अंदर बताया गया है, जो आर्टिकल 308 से 323 के बीच में है। देन पार्ट ये हमारे ट्रिब्यूनल के बारे में डील करेगा, और आर्टिकल 323 से 323B इसके बारे में डील करेगा। फिर पार्ट हमारा 15 है वो इलेक्शंस के बारे में डील करता है, आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329A इस चीज़ के बारे में डील करेगा। पार्ट 16 है वो स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस ये डील करता है, और आर्टिकल 330 से 342 इस चीज़ के बारे में डील करेंगे। फिर जो हमारा पार्ट 17 है वो लैंग्वेज के बारे में डील करता है, और आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351 इसके बारे में डील करता है। जो पार्ट 17 है ये हमने देखा लैंग्वेज के बारे में है, और पार्ट 18 है वो इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में है, यानी हमने देखा था जब हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे हमने पढ़ा कि कितने टाइप की इमरजेंसी होती है, जो हमारे पास स्टेट इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वो प्रोविजंस है उसके बारे में हमारा पार्ट 18 डील करेगा, और आर्टिकल 352 से 360 के बारे में इसके बारे में बताया गया है। जो पार्ट 19 है वो मिसलेनियस है, यानी कुछ जो इन सब में नहीं रहा वो चीज़ें हमारा पार्ट 19 में आ जाएंगी, और आर्टिकल 361 से आर्टिकल 367 इसके बारे में बताया गया है। देन हमारा जो पार्ट 20 है वो हमारा अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में डील करता है, यानी जो हमारा संविधान है उसमें अगर कोई भी चीज़ हमारे पार्लियामेंट को सही नहीं लगती है कि ये चीज़ अगर ऐसे ना हो कि इसमें कुछ चेंज कर दें हम जो हमारे नेशन के लिए अच्छा होगा, तो उसमें हमें चेंज करने का राइट है हमारे पार्लियामेंट के पास, जो हमारा पार्ट 20 के अंदर बताया गया है, और आर्टिकल 368 हमें ये करने की इजाज़त देता है। उसके बाद जो पार्ट हमारा 21 है ये टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बताया गया है, जो आर्टिकल 369 से 392 के बीच में भी है, यानी जो हमारा स्पेशल प्रोविजन टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था अंडर आर्टिकल 370 वो भी हमारा पार्ट 21 के अंडर आता था। और जो पार्ट हमारा 22 है उसमें शॉर्ट टाइटल्स, डेट ऑफ कमेंसमेंट्स एक्सेट्रा ये सब चीज़ें बताई गई है, जिसके बारे में हमारा आर्टिकल 393 से 395 उसके बारे में डील करता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो ऐसी ही और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि नॉलेज को जितना बांटोगे उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो
ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।